नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर के, जो कि आपकी आगामी सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की पोर्टफोलियो और भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि लगातार आपकी परीक्षा में यहाँ से आ रहे हैं प्रश्न। जी हाँ, आपकी परीक्षा में यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन पर। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना सेशन। जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का विवरण रखना है, डैश कहलाता है। ऑप्शन 1 है आपका रूब्रिक, ऑप्शन 2 फाइल, ऑप्शन 3 है आपका सूचना पत्रक और ऑप्शन 4 है पोर्टफोलियो। जल्दी से जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का विवरण रखना है, कहलाता है। ऑप्शन 1 आपका रूब्रिक, ऑप्शन 2 फाइल, ऑप्शन 3 है सूचना पत्रक, ऑप्शन 4 है पोर्टफोलियो। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, राइट आंसर फॉर पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। तो बच्चों द्वारा पूरे वर्ष का जो बच्चे के द्वारा पूरे वर्ष का के दौरान जो है विभिन्न कार्यों का संग्रहण और जिसका लक्ष्य उनका प्रदर्शन का विवरण रखना है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। अब यहाँ देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है। देखिए, बच्चे द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बच्चे द्वारा किया गया कार्य, शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि, बच्चे द्वारा अपने स्वयं के अधिगम पर किए गए अवलोकन। नेक्स्ट आपका बच्चे द्वारा घर पर या कक्षा के बाहर की गई गतिविधियों का रिकॉर्ड। और नेक्स्ट आपका माता पिता या अन्य शिक्षकों के अवलोकन। ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं। तो आपका प्रश्न था, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का विवरण रखना है, डैश कहलाता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। और पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है? बच्चे द्वारा किया गया कार्य का विवरण होता है, शिक्षक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि होती है, बच्चे द्वारा अपने स्वयं के अधिगम पर किए गए अवलोकन होते हैं, और बच्चे द्वारा घर पर या कक्षा के बाहर की गई गतिविधियों का रिकॉर्ड होता है। अगला आपका माता पिता या अन्य शिक्षकों के अवलोकन का रिकॉर्ड इसके अंदर अंतर्गत होता है। तो ये होता है पोर्टफोलियो के अंतर्गत। पोर्टफोलियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न बनता है और बन रहा है सीटेट की परीक्षा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पोर्टफोलियो में क्या शामिल है? प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन 1 बच्चे द्वारा बनाई गई तस्वीरें, ऑप्शन 2 आत्म मूल्यांकन का पत्रक, ऑप्शन 3 माता पिता मूल्यांकन पत्रक, ऑप्शन 4 है आपका उपरोक्त सभी। जल्दी से जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा आपका? तब तक आपको बता देते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो एक बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का एक रिकॉर्ड है, जिसमें उसने क्या सीखा है और कैसे सीखा है, वह कैसे सोचता है, प्रश्न करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है, गठन करता है और निर्माण करता है, और वह दूसरों के साथ बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करता है। ये चीज़ इसमें शामिल होती हैं। आगे इसमें हस्तलेखन के नमूने, एक पोर्टफोलियो शुरुआत, मध्य और अवधि के अंत के वर्तनी, विभिन्न सेमेस्टर के श्रुतलेख नमूने, कहानियाँ लिखे, निबंध, पत्र कविता, कला, शिल्प और स्वीकार्य किताबों की समीक्षा, यात्रा वृत्तांत, मॉडल, चित्र, विच्छेदन आदि शामिल किए जाते हैं। पठन गायन और भाषणों के ऑडियो टेप, तस्वीरें, नृत्य, थिएटर और खेल के वीडियो टेप और परियोजना दत्त कार्य आदि भी शामिल किए जाते हैं। तो ये पोर्टफोलियो होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जल्दी से जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?
तो यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो के बारे में आपको पूरा बता दिया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चे द्वारा बनाई गई तस्वीर। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का एक रिकॉर्ड है, जिसमें उसने क्या सीखा है और कैसे सीखा है, और वह कैसे सीखता है, प्रश्न करता है, विश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है और गठन करता है और निर्माण करता है, और वह दूसरों के साथ बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से कैसे अंतःक्रिया करता है, ये चीज़ शामिल होती हैं। तो ये हमारा पोर्टफोलियो होता है। अब इसके अंतर्गत हस्तलेखन के नमूने देखिए। हस्तलेखन तस्वीर हाथ से ही बनाई जाती है। हस्तलेखन के नमूने एक पोर्टफोलियो शुरुआत, मध्य और अवधि के अंत में वर्तनी विभिन्न सेमेस्टर के श्रुतलेख नमूने, कहानियाँ, लिखे गए निबंध, पत्र, कविता, कला, शिल्प और स्वीकार्य किताबों की समीक्षा, यात्रा वृत्तांत, मॉडल, चित्र, विच्छेदन आदि शामिल किए जाते हैं। पठन, गायन और भाषणों के ऑडियो टेप, तस्वीरें, नृत्य, थिएटर और खेल के वीडियो टेप और परियोजना दत्त कार्य आदि भी शामिल किए जाते हैं। तो ये आपका पोर्टफोलियो है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका निश्चित तौर पर प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर प्रश्न बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है आपका पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर 2 है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम की प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। अगला है आपका पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे दिया था इन्होंने, ऑप्शन 1 आपको दिया था पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका पोर्टफोलियो विद्यार्थी की स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? शिक्षार्थी के लिए पोर्टफोलियो बनाने के अच्छे तरीके क्या हैं? ऑप्शन नंबर 1, एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाला काम का चयन करना। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। ऑप्शन नंबर बी है आपका एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। ऑप्शन नंबर सी है आपका छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। नेक्स्ट है ऑप्शन डी है आपका एक समय अवधि में छात्र के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ABC, ऑप्शन नंबर 2 A और D, ऑप्शन नंबर 3 है आपका ABD और ऑप्शन नंबर 4 है ACD। तो जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? एक शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बिल्कुल राइट, सही होगा ये। एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, इसे छोड़ देते हैं अभी। नेक्स्ट है आपका छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। तो देखिए बिल्कुल जो छात्र अपने आप करेगा और उसको पोर्टफोलियो में शामिल करना, तो ये शामिल होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका एक समय अवधि के अंदर छात्रों में विभिन्न कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्रित करना। बिल्कुल ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, A, C और D आपका राइट आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पोर्टफोलियो पत्राधान आकलन का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पोर्टफोलियो या पत्राधान एक ही चीज़ है ये। आकलन का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी के प्रयास, प्रगति एवं विशेष क्षेत्र में उपलब्धि। ऑप्शन नंबर 2 है आपका विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण विवरण और संग्रहण। ऑप्शन 3 है आपका विद्यार्थी द्वारा लिखित डायरी, पठित पुस्तकें, कला क्रियाविधि का संग्रह। और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। पोर्टफोलियो पत्राधान आकलन का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्यार्थी के प्रयास, प्रगति और विशेष क्षेत्र में उपलब्धि, बिल्कुल सही है ऑप्शन 1। और विद्यार्थियों के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण विवरण और संग्रहण, बिल्कुल विद्यार्थी के जो कार्य और उद्देश्य हैं उनका संग्रहण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। और ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे आपका विद्यार्थी द्वारा लिखित डायरी, पठित पुस्तकें और कलात्मक क्रियाविधि का संरक्षण। और ऑप्शन 4 है आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि ऑप्शन नंबर 1 वे क्या जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्रम से उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। और ऑप्शन नंबर 3 है उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कैसी है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए जी। जल्दी बताइए। भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि कोई भी प्रश्न हो आपको ध्यान से पढ़ना है और सबसे उचित, जो भी सबसे अच्छा प्रभावशाली उत्तर हो वो आपको देना है। तो आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप प्रश्न को कैसे पढ़ रहे हैं और फिर उसका कैसे हल कर रहे हैं। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इन्होंने दिया था वे क्या जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है आपका क्रम से उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। ऑप्शन नंबर सी है उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। और उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका क्या है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर कि उनकी जो प्रगति है वो किस प्रकार हो रही है। पोर्टफोलियो इस चीज़ का आकलन करता है। तो ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो किसका आकलन करता है, तो बच्चे की प्रगति का आकलन करता है। किसका, प्रगति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह करने में, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों में परीक्षा पत्रों का संग्रह करने में। ऑप्शन नंबर सी है पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड में। सही विकल्प क्या होगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी है बी और सी। ऑप्शन नंबर 3 है आपका ए तथा सी। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ए बी सी। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपका पोर्टफोलियो आवश्यक होते हैं विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह करने में, एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों का संग्रह करने में, पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड के रूप में। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 ए और सी, ए एंड सी क्या है, विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह और पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड के रूप में। यह आपका राइट होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा डैश से संभव है। बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा डैश से संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर 2 मौखिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका उत्तर पुस्तिकाओं से। तो जल्दी से बताइए बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का जो लेखा जोखा है वो किस में होता है। तो किस में होता है, ये पोर्टफोलियो में होता है। किस में होता है, पोर्टफोलियो में होता है। तो बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक विकास प्रगति का लेखा जोखा होता है पोर्टफोलियो में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा भाषाई परिवेश भाषा डैश और भाषा डैश के बीच का अंतर का आधार है। भाषाई परिवेश भाषा डैश और भाषा डैश के अंतर के बीच के अंतर का आधार है। ऑप्शन नंबर 1 अर्जन और प्रयोग है, ऑप्शन नंबर 2 अर्जन और अधिगम है, ऑप्शन नंबर 3 है आपका अधिगम और प्रयोग है, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अधिगम और स्मरण है। तो जल्दी से बताइए भाषाई परिवेश में भाषा और भाषा के बीच के अंतर का आधार क्या होता है, अंतर के आधार क्या होता है, तो जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले क्या होगा भाषाई परिवेश में, पहले सबसे पहले भाषा का अर्जन होगा। क्या होगा, भाषा का अर्जन होगा, और जब अर्जन की जाएगी भाषा, जब भाषा अर्जित कर ली जाएगी तो भाषा का क्या होगा, अधिगम के बीच अंतर का आधार होता है, तो अधिगम आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 अर्जन और अधिगम। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा समृद्ध भाषा परिवेश स्वाभाविक बोलचाल सामाजिक अंतःक्रिया घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित है। समृद्ध भाषा परिवेश स्वाभाविक बोलचाल सामाजिक अंतःक्रिया घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर 2 अधिगम, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षण और ऑप्शन नंबर 4 व्याकरणिक। तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या राइट आंसर होगा इसका आपका। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर अधिग्रहण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समृद्ध भाषा परिवेश। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, चलिए कोई बात नहीं है। समृद्ध भाषा परिवेश स्वाभाविक बोलचाल सामाजिक अंतःक्रिया घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अधिग्रहण, अधिगम, परीक्षण और व्याकरणिक। ये तो हमने आपको बता दिया था, इसका राइट आंसर है अधिग्रहण। अब थोड़ी सी इसके पहलू पर चर्चा कर लेते हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि भाषा शिक्षण में निम्नलिखित पहलू शामिल होते हैं। नंबर 1 समृद्ध भाषा परिवेश जिस वातावरण में रहकर बच्चा अपनी भाषा अभिव्यक्ति सीखता है वह उसका भाषाई परिवेश कहलाता है। इसमें बच्चे की मातृभाषा या बोलचाल की भाषा निहित होती है। नेक्स्ट है आपका स्वाभाविक बोलचाल। इसमें क्या है, यह मुख्य रूप से परिवार की भाषा होती है। स्वभाव से हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वैसे वह हमारी जन्मजात भाषा होती है और कहीं कहीं पर इसे बोली भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा और जन्मजात जो भाषा होती है या क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो बच्चे की प्राथमिक भाषा होनी चाहिए, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। पारिवारिक माहौल के बाद बच्चा जिस संपर्क द्वारा भाषा सीखता है वह उसका समाज होता है और सामाजिक अंतःक्रिया के संपर्क द्वारा बच्चे का भाषा विकास उन्नत होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका घरेलू परिवेश। तो घर तथा करीब के सदस्यों द्वारा घरेलू परिवेश बनता है। बच्चे का मातृभाषाई विकास उसके गर्भ से ही शुरू हो जाता है। तो घरेलू परिवेश जैसा होगा बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा। तो विकास कैसा होता है, गर्भावस्था से लेकर प्रसवावस्था होता है, ये आपने पढ़ा है। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा डैश में अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाती है। प्रश्न है हमारा डैश में अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 भाषा अधिगम में, ऑप्शन नंबर 2 भाषा अधिग्रहण में, ऑप्शन नंबर 3 है आपका भाषा अर्जन में और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो किसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाती है, तो ये सीखी जाती है भाषा अधिगम में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर होगा भाषा अधिगम। भाषा अधिगम में अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सीखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। ऑप्शन 1 स्वाभाविकता, ऑप्शन नंबर 2 सहजता, ऑप्शन नंबर 3 सांस्कृतिकता, ऑप्शन नंबर डी कुशलता। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं हम भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंतर का आधार क्या नहीं है। तो स्वाभाविकता के आधार पर आप अंतर कर सकते हैं। स्वाभाविकता ये क्या है, ये भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और अधिगम के बीच का अंतर का आधार है। सहजता ये भी, सांस्कृतिकता
सांस्कृतिकता ये भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, कुशलता। ये क्या है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए भाषा और भाषा अर्जन के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए भाषा, यहाँ पे आपका ये देखिए भाषा अधिग्रहण और भाषा अर्जन में अंतर, तो हम आपको बता देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न। तो भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन और भाषा अधिगम ये दो अलग अलग चीज़ हैं और दोनों में क्या अंतर है हम आपको बता देते हैं अभी। भाषा सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण और अभ्यासपूर्ण होता है। नेक्स्ट है आपका भाषा कैसी होती है? प्राकृतिक, नैसर्गिक, जन्मजात, अनौपचारिक नियमों पर आधारित नहीं होती, और ये अप्राकृतिक और औपचारिक यह नियमों पर जो है आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका मातृभाषा बच्चे के वातावरण की भाषा होती है और ये अन्य भाषाओं पर भी लागू होती है। नेक्स्ट है आपका, इसमें मौखिक कौशल होता है बच्चे द्वारा, और इसमें क्या होता है? लिखित कौशल के द्वारा भाषा अधिगम होता है। इसमें अनुकरण, पुनरावृत्ति, अर्जन पर बल दिया जाता है। इसमें प्रयास, अभ्यास और करके सीखने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, इसमें अनुवाद का सहारा लिया जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है, इसमें भाषा जो है प्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है, और इसमें आपका क्या है? भाषा अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, भाषा अर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका निश्चित तौर पर बनेगा, प्रश्न आपका निश्चित तौर पर बनेगा। तो क्या है आपका? भाषा कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। भाषा कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। और भाषा अधिगम कैसे होता है? प्रयासपूर्ण और अभ्यासपूर्ण होता है। नेक्स्ट आपका यह प्राकृतिक, नैसर्गिक, जन्मजात, औपचारिक नियमों पर आधारित नहीं होती, और ये क्या होता है? यह प्राकृतिक, अप्राकृतिक, औपचारिक यह नियमों पर आधारित होता है। इसमें क्या है? मातृभाषा बच्चे के वातावरण की भाषा होती है, और इसमें अन्य भाषाओं पर यह जो है भाषा अधिगम लागू होता है। इसमें मौखिक रूप से जो है बच्चा भाषा अर्जन करता है, मौखिक कौशल होता है। इसमें लिखित कौशल के द्वारा भाषा अधिगम होता है। यहाँ पे अनुकरण, पुनरावृत्ति और अर्जन पर बल दिया जाता है, और अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। मतलब इसमें अनुकरण, पुनरावृत्ति, अर्जन पर बल, अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, और इसमें प्रयास, अभ्यास और करके सीखने पर बल और अनुवाद का सहारा लिया जाता है। यहाँ पे क्या है? प्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है, और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है। तो आपसे पूछ लीजिएगा, जैसे अभी पहले आपसे प्रश्न पूछा था कि अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई गई भाषा कहलाती है तो भाषा अधिगम कहलाती है, और अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष रूप से भाषा सिखाई जाती है तो क्या कहलाती है? भाषा अधिग्रहण कहलाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कोरिलेट होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आपका भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 है आपका भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा आपका? भाषा के कौशल, ये तो आपने पढ़े होंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये तो आपने पढ़े होंगे। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा आपका? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बच्चे अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भाषा अधिगम की विशेषता है। भाषा अधिगम की विशेषता है, ऑप्शन नंबर 1 है भाषाई आदतों का निर्माण होना। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा के मानक के रूप का अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 है भाषाई व्यवहार की कुशलता, और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। क्या है भाषा अधिगम की विशेषता? भाषाई आदतों का निर्माण होता है इसमें, भाषा के मानक रूप का अधिगम, और भाषाई व्यवहार की कुशलता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर, और ऑप्शन नंबर 3 वाइगोत्स्की, और ऑप्शन नंबर 4 जो है चॉम्स्की। तो भाषा अर्जन से संबंधित है, बताइए क्या होगा? भाषा अर्जन से संबंधित है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है, आपको पता है, संज्ञानात्मक विकास दिया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत दिया है, ये भी आपको पता है, क्रिया प्रसूत दिया है। वाइगोत्स्की की बात करें तो इसने सांस्कृतिक विकास दिया है।
सांस्कृतिक विकास अवस्था दी है इन्होंने। और आप में लास्ट में बचे आपके चौमस्की। तो चौमस्की क्या है आपके, क्या है, इन्होंने भाषा अर्जन या भाषा विकास सिद्धांत दिया है। तो चौमस्की इज द राइट आंसर। कहीं भी भाषा अर्जन या भाषा से संबंधित अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो अगर चौमस्की वहाँ पर है तो आपको राइट आंसर चौमस्की लगाना है। तो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित कौन है, चौमस्की है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। ये रिपीट हो गया है प्रश्न, कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर था चौमस्की। यहाँ बता देते हैं आपको। स्किनर की अगर बात करते हैं हम, स्किनर की बात करते हैं तो इन्होंने पुनर्बल द्वारा भाषा विकास पर बल दिया था और इन्होंने क्या दिया था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगर पियाजे साहब की बात करते हैं, यहाँ पे पियाजे साहब की बात करते हैं तो पियाजे साहब इन्हें संज्ञानात्मक विकास में भाषा से मतलब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के पहले विचार को महत्व दिया, यानी कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, पियाजे ने दिया। अगर बात करें वाइगोत्स्की की तो इन्होंने क्या है, इन्होंने बच्चों में भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व दिया। तो इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन कर देगा आपके एग्जाम के अंदर। बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है आपको, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं जो आपने शायद पढ़े भी ना हो। तो भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है क्विंग, बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था और वयस्क वाक्य संरचना। नेक्स्ट आपका किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दी अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन, दो शब्दों की अवस्था। नेक्स्ट है नंबर 3 किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, टेलीग्राफिक वाचन, एक शब्दी अवस्था और दो शब्दों की अवस्था। नेक्स्ट है आपका किलकारी मारना, बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दी अवस्था, दो शब्दों की अवस्था और टेलीग्राफिक वाचन। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आपके सामने आया है और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसा प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए हम ये बता देते हैं, क्विंग ऑप्शन नंबर 1 क्विंग, बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था और वयस्क वाक्य संरचना। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्विंग। देखा आपने, बच्चा जो है जब छोटा रहता है वो किसी न किसी मतलब कुछ ना कुछ मुंह से जो है बड़बड़ाता रहता है, बोलता रहता है। तो इस तरह को क्विंग, बबलाना, एक शब्द चरण, एक शब्द जैसे मम्मा से मम बोलता है, बम बोलता है। टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था, दो शब्द मम, पानी आदि आदि वगैरह बोलने लगता है बच्चा, और वयस्क वाक्य की संरचना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हुआ क्विंग, बबलाना, एक शब्द चरण, टेलीग्राफिक भाषण, दो शब्दों की अवस्था और वयस्क वाक्य संरचना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 परिवार, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य, और ऑप्शन नंबर 3 समाज, और ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय। तो जल्दी से सही जवाब बताइए, जल्दी से सही जवाब बताइए। अब यहाँ पे देखिए आप, हम आपको बताते हैं, परिवार है आपका, परिवार, साहित्य और आपका विद्यालय। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, समाज। तो ये समाज के अंतर्गत तो है सब कुछ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समाज। तो भाषा का अस्तित्व विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो ये क्या आएगा यहाँ पे, समाज के बाहर नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भाषा का प्रमुख कार्य है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा का प्रमुख कार्य है प्रतिवेदन, लेखन, संप्रेषण करना, भाषण देना और लेखन क्षमता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा संप्रेषण करना। क्या होगा, संप्रेषण करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संप्रेषण करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना, वहाँ पे देख लेना नहीं तो नहीं लिखा है। पता लगा आपको आंसर आता है और आप नहीं की जगह है देख करके, यानी कि है
देख करके और अपने राइट आंसर लगा दिया। तो यहाँ देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाना। ऑप्शन नंबर बी है, यह एक सहज प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, हमने आपको भाषा अर्जन बताया था कैसी प्रक्रिया है, ये सहज है, स्वाभाविक है, कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, और बच्चे अपने नियमों को आत्मसात करते हैं, ये हमने आपको बताया था अभी पीछे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जब अंतर बताया था वहाँ हमने आपको बताया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बाकी आपको हमारा ये पीडीएफ जो है लर्निंग इज प्योर सक्सेस टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ऑप्शन नंबर 1 साक्षरता, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य सामग्री, और ऑप्शन नंबर 3 भाषा परिवार, और ऑप्शन नंबर 4 भाषा आकलन। तो साक्षरता बिल्कुल नहीं होगा, पाठ्य सामग्री नहीं, और भाषा आकलन बिल्कुल नहीं। तो आपका क्या होगा? भाषा परिवेश। क्या होगा? भाषा परिवेश। कि भाषा के लिए परिवेश कैसा है ये इस पर डिपेंड करता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा परिवेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 लिपि चिन्हों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर 2 शब्दों को पढ़ना, और ऑप्शन नंबर 3 है वाक्यों को पढ़ना, और ऑप्शन नंबर 4 है पढ़कर समझना। तो बिल्कुल लिपि चिन्हों की पहचान होनी चाहिए, पर पठन कौशल से अभिप्राय पूछ रहा है तो ये नहीं होगा। शब्दों को पढ़ना ये भी नहीं होगा, और वाक्यों को पढ़ना ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पढ़कर समझना। क्या? पढ़ना और पढ़कर समझना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, सरल भाषा वाले हों। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जैसे दिया है केवल, तो केवल तो आप देखते ही कर दीजिए, केवल तो नहीं होगा। पाठ पर बिल्कुल आधारित हो, बिल्कुल नहीं होगा। सरल भाषा में हो, ये भी नहीं है। तो आपका क्या है? सबसे उचित ऑप्शन है आपका, बच्चों को स्वयं करके और सीखने के अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि स्वयं करके सीखे, बच्चा करके सीखे और स्वयं सीखे। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो बच्चा जो है स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे। तो चलिए, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 2 है आपका विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर 3 है आपका मुहावरों के अर्थ को लिखकर वाक्य बनाना, और ऑप्शन नंबर डी है सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन आदि लेखन का कार्य करवाना। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी नहीं होती? बताइए जल्दी से, सीधे सीधे आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ये उच्च प्राथमिक स्तर पर गतिविधि नहीं हो सकती। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण बिल्कुल हो सकता है। विज्ञापनों, पोस्टर, साइन बोर्ड और भाषा के माध्यम से अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना बिल्कुल हो सकता है। सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है, प्राइमरी में नहीं होता है। तो ये आपका होगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए आपको बता देते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास की उपयुक्त गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं। तो पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण बिल्कुल। नंबर 2 विज्ञापन, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना है। जैसे कि अभी आपसे पहला प्रश्न, इससे पहला प्रश्न पूछा गया है अभी हाल ही में, जो हमने आपको प्रश्न बताया है, यहीं से आपका जो है प्रश्न बना है। सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन आदि का कार्य करवाना बिल्कुल। पाठ के संदर्भ में व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कराना। और अगला है आपका शिक्षण कार्य या पाठ के दौरान पाठ में आने वाले शब्दों या मुहावरों के अर्थ को लिखकर वाक्य बनाना। तो ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर की कुछ गतिविधि हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पूरक
पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है भाषा के नियमबद्धता को सिखाना। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सहपाठियों की सहायता से पढ़ना, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अब देखिए बता देते हैं आपको, किसी पाठ को समझने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे पठन सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पठन सामग्री। किसी पाठ को समझने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे पठन सामग्री कहते हैं। अब देखिए पूरक पठन सामग्री हमने आपको बताई थी। तो पूरक पठन सामग्री वो सामग्री होती है जो किसी पाठ से संबंधित होती है और उसमें उस पाठ से संबंधित बातों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है ताकि विद्यार्थी उस पूरक पठन सामग्री को पढ़कर पाठ को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। यानी कि पूरक पठन सामग्री वो सामग्री होती है जिसमें किसी पाठ से संबंधित होती है और उसमें उस पाठ से संबंधित बातों का संक्षेप में वर्णन होता है तथा विद्यार्थी उस पूरक सामग्री को पढ़कर उसको समझ के मानसिक रूप से तैयार हो सके। यानी कि जैसे कक्षा में बच्चों को कोई पाठ पढ़ाया, उसके पाठ के बारे में उस पाठ पढ़ाने के बाद में बच्चों से प्रश्न किया जाए तो बच्चे उस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए और समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। तो इस तरह से पूरक पठन सामग्री क्या है कि उसके अंतर्गत किसी पाठ से संबंधित, मतलब ये जो है सामग्री किसी पाठ से संबंधित होती है जिसमें उस पाठ से संबंधित बातों का संक्षेप में वर्णन होता है, जिससे विद्यार्थी पूरक पठन सामग्री को पढ़कर पाठ समझने और मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो पूरक पठन सामग्री के उद्देश्य क्या होते हैं ये हम आपको बता देते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। नंबर 1 है बच्चों को विषय समझने में मदद मिलती है, अध्यापक को शिक्षण में सहायता करती है, बच्चों को स्वयं विश्लेषण करने में सहायक होती है और बच्चों की शिक्षा अन्य विधाओं से जोड़ने में सहायक होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए किसी भी लिखित सामग्री के अर्थ को समझते हुए पढ़ना या वाचन पठन कहलाता है। क्या है? किसी भी लिखित सामग्री के अर्थ को समझते हुए पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। वाचन मुख्य 2 प्रकार का होता है। वाचन कौन सा होता है? सहस्वर वाचन और मौन वाचन। 2 प्रकार का वाचन होता है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। मौन वाचन के भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। कौन से होते हैं? गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। 2 प्रकार के वाचन होते हैं इसके भी, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। द्रुत तत्सम शब्द है। वाचन का अर्थ है तेज गति से पढ़ना। क्या होता है? वाचन का अर्थ तेज गति से पढ़ना। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। वाचन के क्या उद्देश्य हैं? तो देखिए, आनंद लेने के लिए पढ़ना। नंबर 2 आपका साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना। नंबर 3 सीखी हुई भाषा का अभ्यास करने के लिए पढ़ना। नंबर 4 है आपका पठन या वाचन कौशल का विकास करना। और नंबर 5 है आपका वाचन की गति को समृद्ध करना। और नेक्स्ट है आपका पठन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो देखिए किसी भी लिखित सामग्री के अर्थ को समझते हुए पढ़ना वाचन या पठन कहलाता है। वाचन 2 प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। मौन वाचन के 2 प्रकार होते हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। तो द्रुत वाचन का अर्थ क्या होता है? तेज गति से पढ़ना। तो क्या है इसके उद्देश्य? क्या है? आनंद लेने के लिए पढ़ना, साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना, सीखी हुई भाषाओं का अभ्यास करना, पठन वाचन या कौशल का विकास करना, वाचन की गति को समृद्ध करना और पठन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदिल कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदिल कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है भाषा के पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का या लेखन में पिछड़ेपन का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए डिस्ग्राफिया क्या होता है? एक लेखन विकार है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। और डिसलेक्सिया क्या है? यह एक पठन विकार है जो पढ़ने और समझने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट आपका भाषाघात क्या होता है? यह एक प्रकार का विकार है जो संचार कौशल और क्षमता को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
डिस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन करना है, तो आप सीधे से समझ जाएंगे। तो यह एक गणितीय गणना तथा संख्या को समझने की क्षमता को प्रभावित करती है, यानी कि यह गणितीय विकार है। और अगला आपका मंदबुद्धिता, यह बच्चों में मानसिक विकलांगता से संबंधित है और उनके बौद्धिक क्रियात्मक स्तर को बच्चों के मानसिक विकलांगता से संबंधित है और उनके बौद्धिक क्रियात्मक स्तर को औसत से कम कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा अपनी परीक्षा में देखने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेडियो और नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य और समाचार पत्र। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। इस तरह के कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बनते हैं और ये निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आयु अनुरूप साहित्य। आयु अनुरूप साहित्य, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत और व्यापक मूल्य, इसको सीसीई भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सीसीई, सतत और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षार्थियों के समग्र विकास में योगदान, बच्चे का केवल सामाजिक विकास, केवल वाला तो तुरंत ही काट देना है, शिक्षक केंद्रित वातावरण बनाना और हस्तक्षेप और मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों के समग्र विकास में योगदान, ये सीसीई या सतत और मूल्यांकन का उद्देश्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका। देखिए सबसे अच्छा तरीका पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 द्विवार्षिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर 3 त्रैमासिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर 4 सतत मूल्यांकन। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन। क्या होगा? सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सतत मूल्यांकन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य नहीं है? देखिए नहीं है पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है कि यह मूल्यांकन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 है संज्ञानात्मक मनोप्रेरक और प्रभावी कौशल विकसित करना है। ऑप्शन नंबर 3 रटने पर जोर देना है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका अधिगम में सुधार करने के लिए कार्यों का अनुसरण करता है। तो देखिए यह मूल्यांकन की एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। संज्ञानात्मक मनोप्रेरक प्रभावी कौशल विकसित करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम में सुधार करने और कार्य का अनुसरण करता है, ये सही बात है। तो रटने पर जोर नहीं देता, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये क्या करता है? रटने पर जोर नहीं देता है, रटने पर नहीं देता है। ये क्या देता है? करके सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से डैश को बढ़ावा देना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से पूछा गया है, किसको बढ़ावा देना है? तो बच्चों के बीच प्रतियोगिता को, बच्चों की अकादमिक उत्कृष्टता को, समावेशी शिक्षा को और शिक्षक के प्रति प्रतिस्पर्धा को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। सभी का समावेश शिक्षा के अंदर किया जाना चाहिए, ये आपका सीसीई का मुख्य उद्देश्य है। तो ये ध्यान रखिएगा, समावेशी शिक्षा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न वही जो परीक्षा में आए, हमने केवल वही प्रश्नों का चयन किया है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन उद्देश्य डैश का मूल्यांकन करना है। केवल बच्चे के ज्ञान का, केवल बच्चे के तर्क का, केवल बच्चे की समझ का और केवल नेक्स्ट है आपका बच्चे के विकास के सभी पहलू का। तो देखिए केवल तो हमने आपको केवल तो देखते ही काट दिए, तो कितना आसान क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्या है? विकास के सभी पहलू पर, विकास के सभी पहलू पर जो है ध्यान देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी है? देखिए इंपॉर्टेंट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी है? ऑप्शन नंबर 1 सत्र की शुरुआत और अंत में मूल्यांकन आयोजित करना। ऑप्शन नंबर बी समय की अवधि में बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। और ऑप्शन नंबर सी बच्चों को समय समय पर लिखित परीक्षा कराना। ऑप्शन नंबर डी है आपका शिक्षण में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछना, केवल तो करना ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
समय की अवधि में बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। देखिए, विभिन्न प्रकार से बच्चों को सिखाना, तो ये आपका सबसे उचित और सबसे प्रभावी तरीका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, अब आपके आ चुके हैं वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। लगभग आपकी अब तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं, यहाँ से 1 से 3 प्रश्न या 1 से 4 प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बने हैं। तो प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन 1 नैतिक, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक, ऑप्शन नंबर 3 मानसिक, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सामाजिक। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक। तो नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको पता ही है। नैतिक विकास कोलबर्ग, और अनुवांशिकी के जनक कौन थे? ये थे ग्रेगोर मेंडल। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सामाजिक। वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में निम्नलिखित किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक कारक को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन नंबर तथ्य आधारित स्मरण पत्र प्रश्न, और ऑप्शन नंबर 3 है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सहयोगात्मक परियोजनाएं। प्रश्न दिया है आपको, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इन्होंने क्या दिया था, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सहयोगात्मक परियोजनाएं। क्या है? सहयोगात्मक परियोजनाएं। सहयोगात्मक परियोजनाएं जो है महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बल प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 परिपक्व होने से, ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण से, और ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। जी बिल्कुल, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से सीखते हैं बच्चे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है नंबर 1 सामाजिक अनन्य क्रिया, नंबर 2 मानसिक प्रारूपों स्कीमाज असमायोजन उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और संतुलन। स्कीमा तो आप जानते हैं किसने दिया था, पियाजे ने दिया था स्कीमा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अनन्य क्रिया। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य मूल कारण क्या है? सामाजिक अनन्य क्रिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? ऑप्शन 1 सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 2 भाषाई, ऑप्शन नंबर 3 जैविक, और ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा जैविक कारक। जैविक कारक की उपेक्षा, जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, वाइगोत्स्की ने क्या दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अगर पूछा जाए तो किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की ने दिया है। नेक्स्ट है आपका सक्रिय अनुकूलन, नंबर 1 सक्रिय अनुकूलन, नंबर 2 पारस्परिक परीक्षण, नंबर 3 सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या है? पारस्परिक शिक्षण। इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है तो पारस्परिक शिक्षण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर 3 बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतर्क्रियाओं से विकसित होता है, किसका कथन है? बच्चे का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जाता है। बच्चे का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सामाजिक अंतर्क्रियाओं से विकसित होता है, किसका कथन है? फ्रायड का, वैगोत्स्की का, एरिक्सन का और पियाजे का। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की का। क्या? वाइगोत्स्की का, वाइगोत्स्की का। तो आपका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाइगोत्स्की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य कल्पना नंबर 1 स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नंबर 2 प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 है स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य संकल्पना इंपॉर्टेंट है, तो क्या है? स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका बच्चे स्वभाव से ही बातूनी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर आपको क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, यानी कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे की जो पियाजे ने विकास दिए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। ऑप्शन ए व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। ऑप्शन नंबर भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, और ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के जो विकास के उनके परिचय में एक प्रमुख विभिन्नता, मतलब इन दोनों में क्या विभिन्नता, ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, मनोयनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाए प्रश्न जो आपसे कि वाइगोत्स्की जो थे, वाइगोत्स्की ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या दिया था, हमने आपको बताया था, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। क्या पढ़ाया था? समीपस्थ, अभी प्रश्न में पूछा गया था, समीपस्थ विकास क्षेत्र या विकास सिद्धांत। तो इसको क्या बोलते हैं? ZPD बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया, ZPD विकास सिद्धांत किसने दिया? तो इसको बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की ने दिया था। यहाँ से ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मूल आधार,
वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार आगे आपसे पूछा जाता है। तो मूल आधार में इन्होंने 3 तथ्य दिए हैं, आपका देख लीजिए। नंबर 1 दिया है इन्होंने जो है सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा इन्होंने दिया है भाषा संपर्क, भाषा संपर्क। और तीसरा इन्होंने दिया है संस्कृति। क्या दिया तीसरा इन्होंने? संस्कृति। तो ये मूल आधार है इनके सिद्धांत के, मूल आधार सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा संपर्क और संस्कृति। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो इनके सिद्धांत के आधार क्या है? देखिए, आधार या तत्व, आधार या तत्व। नंबर 1 आपका ZPD, जो हमने आपको भी पहले बताया था, ZPD, ZPD नंबर 1 ZPD है। नंबर 2 है MKO, MKO। नंबर 3 है ढांचा, ढांचा या मचान। ZPD में क्या होता है कि इस स्तर पर सीखने के लिए क्या होता है, सीखने हेतु दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। सीखने के लिए दूसरे की सहायता, सीखने के लिए दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। जबकि MKO, दूसरा है आपका MKO, MKO ये क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब होता है, इसमें क्या होता है, इस स्तर में जो है व्यक्ति अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल वाले व्यक्ति से सीखता है। यानी कि उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास सीखने वाले की तुलना में अधिक ज्ञान और अनुभव और कौशल हो, इसके माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट आपका ढांचा या मकान, ढांचा या मचान। यह क्या होता है? यह सीखने के स्तर के लिए एक सीढ़ी होती है। क्या होती है? सीखने के स्तर की एक सीढ़ी होती है। क्या होती है? सीढ़ी, जो उसे एक उस शिखर तक ले जाती है। एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, यानी एक सीढ़ी जो उसे सीखने के उस शिखर तक ले जा सके जहां पर पहुंचकर वह अपनी विद्या के अंतर्गत आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सके। तो छात्र के अनुभव, कौशल और ज्ञान के बेहतर विकास के लिए यह ढांचा आवश्यक है। इसके तहत छात्र क्रमिक रूप से अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। तो ये इसके आधार के तत्व हैं ZPD, MKO और ढांचा। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है ये, अध्यापकों का उदाहरण देते हुए, अध्यापकों का उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स और अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर और पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। किसको चिन्हित करता है? यानी कि अध्यापकों का उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स व अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुषों को डॉक्टर और पायलट दिखाने तक सीमित नहीं करना चाहिए। इससे क्या चिन्हित होता है? तो जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िबद्ध लचीलापन और जेंडर समरूपता। तो इससे क्या होता है? जेंडर रूढ़िवादिता उत्पन्न होती है, इससे रूढ़िबद्धता। तो आपका बी इज द राइट आंसर, जेंडर रूढ़िबद्धता। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर समापन करते हैं आज की अपनी क्लास का और मिलते हैं आपसे जल्द ही ऐसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तो बताइएगा आपको कैसे लगी हमारी आज की क्लास। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपसे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।